चलिए सबको सबसे पहले हैप्पी संडे। अरे मास्क की पहन के आ गया मैं। ठीक, सबके पहले सबको हैप्पी संडे। और देखिए आज हम लोग बात करेंगे 16 महाजनपदों के बारे में। ठीक, इन 16 महाजनपदों के जो टॉपिक्स है, मेरा नाम शंकर कुशवाहा है, तो तबियत नहीं सही है लेकिन हम भी फिर भी रिकॉर्ड करेंगे क्लास। 16 महाजनपदों से क्वेश्चन रियरली नहीं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये 16 महाजनपद हम लोग बात कहाँ की कर रहे हैं, मगध की कर रहे हैं। ये आप देखेंगे, ये पूरा जो इलाका, अगर इंडिया का मैप देखेंगे तो यहाँ पे जो इलाका था, यहीं पे मगध का शासन हुआ करता था। यहीं पे क्या हुआ करता था, मगध का शासन हुआ करता था। बातों को एकदम ध्यान से बारीकी से सुनते हुए चलिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक, अगर बहुत ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो बहुत बेकार लगने लगेगा। ठीक है, किसी ने हमसे बोला था कि मैं थोड़ा धीमा बात करा करूँ, धीमा समझाने की कोशिश किया करूँ। तो देखिए 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें किसमें देखने को मिलता है, एक जैनों का पवित्र ग्रंथ है, जैनों का पवित्र ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। ये क्या है, ये अंगुत्तर निकाय बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। क्या है, बौद्ध धर्म का ठीक पवित्र ग्रंथ है। उसमें हमें 16 महाजनपद के उल्लेख देखने को मिलते हैं। और एक और जैनों का पवित्र ग्रंथ है, जैनों का पवित्र ग्रंथ है भगवती सूत्र। इसमें भी हमें 16 महाजनपद का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। देखिए ये जो 16 महाजनपद थे, उनमें सबसे समृद्ध अगर कोई महाजनपद था तो वो था मगध। और उसके कई कारण थे। देखिए सबसे पहला कारण था मगध के सुदृढ़ होने का और सबसे ज्यादा ताकतवर होने का, उसकी संरचना, भौगोलिक संरचना। अब जैसे कि मान लीजिए अगर आप ये मगध देख रहे हैं तो इधर देखेंगे, अगर यहाँ पे मगध है तो ऊपर हिमालय की पहाड़ियां, इधर से कोई हमला नहीं करेगा। इधर समुद्र है, ठीक, बंगाल की खाड़ी है, इधर से भी हमला नहीं हो पाएगा। और इधर जो देख रहे हैं ये पश्चिमी इलाका जो था, बस यहीं से हमला हो सकेगा। तीन ओर से घिरा हुआ था, एक ओर से खुला हुआ था। उधर से ही आक्रमण भारत में होते रहे हैं और वर्तमान में होते हैं। जैसे कि पाकिस्तान वाला इलाका हम लोग देख सकते हैं। ठीक, पाकिस्तान वाला जो है इलाका हमें देखने को वहां पे मिलता है। अब देखिए वो 16 महाजनपदों में से हम लोग थोड़े थोड़े महाजनपद को पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक, इससे हमें पढ़ने में बहुत आसानी होगी। 16 महाजनपदों को हम लोग एक बार में याद नहीं करेंगे, 16 महाजनपदों को धीरे धीरे पढ़ते हुए चलेंगे। अब जैसे कि आज मैं थोड़ा बहुत ले लेता हूँ। ठीक, जैसे कि मैं लेता हूँ गांधार ले लेता हूँ, गांधार। ठीक, ये कहाँ, इसकी कैपिटल थी तक्षशिला, तक्षशिला। ठीक, इसकी कैपिटल क्या थी, तक्षशिला। इसकी कैपिटल क्या थी, इसकी कैपिटल थी गांधार की तक्षशिला। दूसरा हम लोग लेते थे कंबोज। ये भारत के बाहर है दोनों, याद रखिएगा ये दोनों के दोनों भारत के बाहर है। कंबोज की कैपिटल थी हाटक। ठीक, हाटक। ठीक, एक ले लेते हैं श्रावस्ती, नंबर 1, नंबर 2। ठीक, एक ले लेते हैं श्रावस्ती। ठीक, एक ले लेते हैं श्रावस्ती। ठीक, एक ले लेते हैं कुशीनारा, ठीक, कुशीनारा। ठीक, श्रावस्ती की कैपिटल थी श्रावस्ती। आप बताइएगा, श्रावस्ती भी एक था, कुशीनारा जो थी मल्लों की राजधानी थी। ठीक, और श्रावस्ती कौशल की जो राजधानी थी वो क्या थी, श्रावस्ती थी। इस कौशल, ये जो कौशल है, ठीक, ये कौशल जनपद है जो, इसकी राजधानी थी श्रावस्ती। कुशीनारा किसकी राजधानी थी, मल्लों की। ठीक, मल्लों की। अब आपको याद होगा कि कुशीनारा से कुछ याद आता होगा, आप लोगों को कुशीनारा से कुछ भी याद आता होगा बौद्ध धर्म से रिलेटेड। जो कुशीनारा है, मैं थोड़ा सा चेक भी कर लेता हूँ। हाँ जी बिल्कुल, सब कुछ ठीक है, सब कुछ परफेक्ट है। देखिए कुशीनारा से आपको याद आता होगा गौतम बुद्ध के बारे में, क्योंकि कुशीनगर में ही गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ये जो कुशीनगर है, नेपाल वाला जो इलाका अपन लोग देखते हैं, यहीं पे क्या हुआ था, यहीं पे गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। महापरिनिर्वाण से तात्पर्य है गौतम बुद्ध की मृत्यु यहीं पे हुई थी। इसीलिए कुशीनारा को गौतम बुद्ध के लिए सबसे ज्यादा पवित्र जगहों के रूप में माना जाता है। श्रावस्ती से भी आपको याद आता होगा कि श्रावस्ती में गौतम बुद्ध जी ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। श्रावस्ती में ही गौतम बुद्ध जी ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। देखिए गांधार की कैपिटल क्या थी, तक्षशिला। कंबोज की कैपिटल क्या थी, हाटक। ठीक, और कौशल की कैपिटल क्या थी, श्रावस्ती। मल्लों की राजधानी थी कुशीनगर। ठीक, और कुछ और भी ले लेते हैं, जैसे कि आप देखते हैं मत्स्य। ठीक, इसकी कैपिटल थी विराटनगर। या आप राजस्थान वाला जो इलाका देखेंगे तो वहां पे आपको देखने को मिलता होगा, एक था कुरु। ठीक,
इसकी कैपिटल थी इंद्रप्रस्थ। क्या थी? इंद्रप्रस्थ। कुरु का पांचाल भी कहते हैं और इंद्रप्रस्थ भी कहते हैं। ठीक, कुरु आप जानते हैं जो दिल्ली वाला जो इलाका था उसी को इंद्रप्रस्थ उसकी कैपिटल हुआ करती थी। कुछ और भी कैपिटल देखते हैं, जैसे कि अंग था एक, ठीक, अंग था, इसकी कैपिटल थी चंपा। ठीक, इसकी कैपिटल क्या थी? इसकी कैपिटल थी चंपा। तो इस तरीके से हमें 16 महाजनपद हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन हम लोग थोड़े थोड़े जनपदों को लेंगे और अच्छे से पढ़ते हुए कंप्लीट करेंगे, बहुत ज्यादा हड़बड़ी में भी नहीं रहेंगे। अब देखिए हम लोग सबसे पहले अगर कोई प्राचीन वंश मगध में शासन करता है, सबसे प्राचीन वंश जो मगध पे शासन करता है उसका नाम था जरासंध, बृहदत्त वंश। बृहदत्त के बारे में सुने होंगे कि जो क्या नाम है, जरासंध का पुत्र था। ठीक, जरासंध का बेटा था। बृहदत्त के बारे में, बृहदत्त वंश के बारे में आप सब तैयार करिएगा, जो जरासंध का पुत्र था। ठीक, और क्या नाम है, बृहदत्त वंश सबसे प्राचीन शासन हमें देखने को मिलता है किस पे? मगध पे। लेकिन उसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता है बृहदत्त वंश का, कहीं पे उल्लेख नहीं मिलता है। जो जरासंध का पुत्र था या बेटा था। इसके बाद और फिर हमें अगर कोई प्रामाणिक जानकारी मिलती है, बौद्ध धर्म में बौद्धों का एक पवित्र ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, जैनों का एक पवित्र ग्रंथ है भगवती सूत्र, इसमें 16 महाजनपदों के उल्लेख मिलते हैं। हम ज्यादा नहीं लेंगे, थोड़े थोड़े लेके चलते हुए चलेंगे ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ठीक, अगर मगध पे शासन करने वाले वंशों की अगर ट्रिक याद करनी है तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, हसीन, मशुक, शाह। हसीन, मशुक, शाह। जैसे सबसे पहला अगर वंश जो मगध पे शासन करना शुरू किया था वो था हर्यक वंश। हर्यक वंश क्या था? हर्यक वंश। फिर इसके बाद था शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। ठीक, फिर इसके बाद था नंदवंश, नंदवंश। फिर उसके बाद था मौर्य वंश, उसके बाद था कौन? मौर्य वंश। उसके बाद था शुंग वंश, ठीक, शुंग वंश। फिर उसके बाद था कण्व वंश। क्या था? कण्व वंश, कण्व वंश। फिर उसके बाद था सातवाहन वंश, सातवाहन, जिन्होंने ब्राह्मणों को या फिर भूमि दान की प्रथा सबसे पहले इन्हीं सातवाहनों शासकों ने आरंभ की थी। अब हम बात करेंगे इन सभी वंशों के बारे में, क्योंकि प्रमाणिक स्रोत मिलते हैं, लिखित साक्ष्य मिलते हैं, इसलिए हम लोग इन सभी वंशों के बारे में पढ़ते हुए आगे निकल चलेंगे। ये सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि चाहे आप एसएससी दे, रेलवे दे, बैंकिंग दे, जीडी दे, आपको मगध से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक, आप मेंस भी देते हैं किसी भी स्टेट का, उसमें भी आपको देखने को मिलता है अच्छा खासा। ठीक, अब देखिए हम लोग बात करते हैं थोड़े थोड़े वंशों के बारे में, इसको हम लोग रफ करते हैं, फिर थोड़े थोड़े वंशों के बारे में पढ़ते हुए चलते हैं। ठीक, देखिए जिस तरीके से मैं फ्लो चार्ट बनाऊंगा उसी तरीके से फ्लो चार्ट बनाते हुए इस टॉपिक को आप कंप्लीट करेंगे। उससे आपको फायदा, एक फायदा क्या होगा कि एक तो आपको ऊपर ज्यादा बोझ का नोट्स का बोझ नहीं होगा, ऊपर से आपके लिए याद करने में आसानी होगी। ठीक, तो मगध पे शासन करने वाला प्रामाणिक वंश जिसके लिखित साक्ष्य मिलते हैं, पहला जो वंश था वो था हर्यक वंश। क्या था? हर्यक वंश। ठीक, इस हर्यक डायनेस्टी का फाउंडर जो था उसका नाम था बिंबिसार। बिंबिसार। अब इस बिंबिसार के बारे में थोड़ा बहुत याद कर लीजिए कि बिंबिसार जो था अपने जो साम्राज्य का विस्तार था वो शादी कर कर किया था। ठीक, इसी ने क्या नाम है, रोज गौतम बुद्ध की सेवा में इनके यहाँ एक वैद्य हुआ करता था, उसको भेजा था। उस वैद्य का नाम आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे कि जो क्या नाम है, बिंबिसार ने किस वैद्य को, ठीक, गौतम बुद्ध की सेवा में भेजा था, गौतम बुद्ध की सेवा में भेजा था। तो ये जो हर्यक वंश का जो फाउंडर रहता है उसका नाम रहता है बिंबिसार। ये सिर्फ साम्राज्य का विस्तार क्या करता है, शादी विवाह कर करके अपने साम्राज्य का ये विस्तार अच्छे से करता है। ठीक, बहुत ज्यादा विस्तार कर लेता है। फिर ये जो है कई वर्षों तक शासन किया और ये गद्दी छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। ये क्या कर रहा था? गद्दी छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। तो इसका एक पुत्र था जिसका नाम क्या था, इसका पुत्र का नाम था अजातशत्रु। ठीक, अजातशत्रु। ठीक, अजातशत्रु।
अजातशत्रु क्या करता है, इसको मार के इस गद्दी पे बैठ जाता है। ठीक, इसको मार के ये गद्दी पे बैठ जाता है अजातशत्रु। ठीक, अजातशत्रु याद रखिएगा कि ये क्या है, हर्यक वंश का दूसरा शासक होता है। ये इसको मार के गद्दी पे बैठ जाता है, इसको मार के क्या करता है, ये गद्दी पे बैठ जाता है। अब फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद की कहानी आप जानते हैं कि अजातशत्रु के शासनकाल में इसकी राजधानी याद रखिएगा, इसकी राजधानी थी राजगिरी। क्या थी, राजगिरी। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ लेता है कभी कभी छोटे मोटे एग्जाम में, बड़े एग्जामों में भी, किसकी राजधानी क्या थी, किसने शादी विवाह, किस तरीके से शादी विवाह कर करके इसने कई साम्राज्य को जीता, कई साम्राज्य का विस्तार किया, मगध के उत्कर्ष में बहुत ज्यादा योगदान किसी ने किया शुरुआती स्तरों पे। तो कौन किया, बिंबिसार के। उसका पुत्र आया, उसको मार मोड़ के क्या बैठ गया, उस गद्दी पे बैठ गया। ठीक, उसने भी अपनी राजधानी, उसमें वैशाली को जीता, लेकिन अभी भी राजधानी क्या थी, अभी भी राजधानी राजगिरी थी। ठीक, अब इसी के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति होती है, प्रथम बौद्ध, ठीक, क्या होता है, प्रथम बौद्ध संगति होती है। कब होता है, जब बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है 483 बीसी में। कब होता है, 483 बीसी में होता है। और कहाँ पे होता है, राजगिरी में होता है। कहाँ पे होता है, राजगिरी में होता है। जो इसके चेयरमैन होते हैं, इसके जो चेयरमैन होते हैं प्रथम बौद्ध संगति, राजा तो अजातशत्रु ही है, लेकिन चेयरमैन जो होते हैं उनका नाम रहता है महाकश्यप। का नाम रहता है उनका, महाकश्यप। इतना आपको इनके बारे में याद करना है। फिर इनके बाद इनका जो अगला पुत्र आता है उसका नाम होता है उदयन। ये क्या करता है, उदयन आता है अगला शासक, और ये क्या करता है, अपने पिता को जोड़ करके, ठीक, इसे अपने पिता को जोड़ करके गद्दी पे बैठ जाता है। इसलिए इस वंश को एक पितृहंतक वंश के नाम से भी जाना जाता है। अजातशत्रु को जिस तरीके से कुणिक के नाम से जाना जाता है, ठीक उसी तरीके से हम लोग जानते हैं कि इस पूरे के पूरे वंश को पितृहंतक वंश के नाम से जाना जाता है। क्योंकि क्या होता है, सब एक दूसरे को मार मुड़ के ही क्या बनते हैं, गद्दी पे बैठते हैं। सब एक दूसरे को लतिया के मार मुड़ के क्या करते हैं, गद्दी को हासिल करते हैं। इसलिए इस वंश को पितृहंतक वंश के नाम से भी जाना जाता है। सिंपल टॉपिक तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। जब देखिए हिस्ट्री पढ़ने का मतलब सीधा ये नहीं होता है कि बहुत लंबा नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स रखिए, कहानी को दिमाग में बैठाइए, बहुत इजी हो जाएगी हिस्ट्री। अगर आप इसको रटने लगेंगे, लंबा नोट्स बनाने लगेंगे, तो आपकी समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। ठीक, तब आपकी समस्याएं जो है बहुत ही ज्यादा गंभीर हो जाएंगी, याद रखिएगा। अब उदयन जब शासक बनता है तो ठीक ये अपने पिता को लुढ़का के गद्दी पे बैठता है। लुढ़का के तात्पर्य है मतलब अपने पिता को मार के गद्दी पे बैठता है। ठीक, उदयन ने ही पाटलिपुत्र नगर की पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। गंगा सोन नदी और गंडक नगर के संगम, गंगा ठीक प्लस सोन नदी के संगम पे क्या किया था, किसकी स्थापना की थी, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। इस वंश का जो अगला शासक आता है, अंतिम शासक जो आता है, अयोगी रहता है, तभी तो मार मुड़ के सब उसको हटा देते हैं, नागदशक। क्या रहता है उसका नाम, नागदशक। इस वंश का अंतिम जो शासक रहता है, जो सब लुढ़का वगैरह के इसको बैठ जाता है गद्दी पे, वो कौन रहता है, वो रहता है नागदशक। मैं चाहूँ तो इसमें बहुत चीजें पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आप याद रखिए कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट होता है हमें वो पढ़ना चाहिए। बहुत ज्यादा चीज पढ़ने से नहीं होता है, कम चीज को पढ़ने से होता है और टॉपिक वाइज पढ़ने से होता है। तो हम टॉपिक वाइज कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक, अब आपको याद होना चाहिए कि उदयन ने अपनी राजधानी कहाँ बना दी, पाटलिपुत्र को बना दी। उदयन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बना दी। इन दोनों की राजधानी राजगिरी थी। कौन फाउंडर था ये पता हो गया, किसके शासनकाल में क्या हुआ था ये भी पता हो गया। इस वंश का अंतिम शासक जो रहता है उसका नाम रहता है नागदशक। इस वंश का अंतिम जो शासक रहता है उसका नाम रहता है नागदशक। इसी तरह के फ्लो चार्ट बनाते हुए आप नोट्स को कंप्लीट करेंगे तो आपको ज्यादा इजी हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला जो वंश आता है उसका नाम होता है शिशुनाग वंश। ठीक, शिशुनाग वंश। इसका फाउंडर खुद शिशुनाग ही रहता है। क्या रहता है, शिशुनाग रहता है। ठीक, ये भी समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा योग्य शासक नहीं था। फिर इसके बाद जो इसका अगला जो पुत्र आता है उसका नाम रहता है कालाशोक। इनके शासनकाल में कुछ हमें अतिरिक्त पढ़ने को नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग इनके बारे में बस इतना ही याद रखेंगे कि इसके बाद जो डायनेस्टी आती है उसके नाम रहता है शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग के बाद अगला जो शासक आता है कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में, कहाँ पे, वैशाली में द्वितीय बौद्ध काउंसिल होती है। द्वितीय बौद्ध सभा होती है। कब होती है, 383 बीसी में। 383 बीसी में कहाँ पे, वैशाली में। ठीक, कहाँ पे, वैशाली में। 383 बीसी में वैशाली में, 383 बीसी में वैशाली में। ठीक, अध्यक्ष रहते हैं सभाकामी। कौन रहते हैं, सभाकामी।
अध्यक्ष हमारे जो रहते हैं सभा कामी रहते हैं। तो इनके लिए हमें बस इतना ही याद रखना है। इसके बाद जो अगला वंश आता है उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ने के लिए है, बहुत ज्यादा ही चीज समझने के लिए है, तो उसको हम लोग 100% अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे। देखिए इसके बाद जो अगला वंश आता है, सबसे पहले हम एक मैप बना देते हैं। ठीक, ठीक, ये इंडिया का एक मैप देख लीजिए आप। ठीक, थोड़ा बहुत इंडिया का बना लेते हैं ताकि ऊपर का भी समझने में आसानी है, अन्यथा आप कहेंगे कि क्या ये हवाबाजी कर रहे हैं। ठीक, थोड़ा सा इसको रख करते हैं, फिर इंडिया का एक मैप ही बना देते हैं। अगला जो वंश आता है उसका नाम रहता है नंद वंश, जो किसकी कालाशोक की हत्या करता है। ठीक, कालाशोक की हत्या करता है। इसको नाम दर्शक को भूल जाइए, इसके बारे में उदयन तक ही आप पढ़िएगा। ठीक, नाम दर्शक को भूल जाइएगा। ठीक, उदयन तक को ही पढ़िएगा। फिर उसके बाद कालाशोक में, फिर उसके बाद नाम दर्शक को भूल जाइएगा। अगर माफी चाहता हूँ अगर कुछ गलती हुई तो। ठीक, नाम दर्शक को भूल जाइए, उदयन तक याद रखिएगा। कम टॉपिक रहेगा तो ज्यादा अच्छा आसान हो जाएगा याद करने के लिए। थोड़ा सा इंडिया का मैप ले लेते हैं, बस आपके समझने भर के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं बताना क्या चाहता हूँ। चलिए समझने भर के काम तो आएगा। देख लूँ एक बार कि क्लियर दिख रहा है कि नहीं। हाँ जी बिल्कुल, समझ में तो आ रहा है। समझ में तो आ रहा है। अब हम जैसा कि अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, नंद वंश के बारे में। ठीक, नंद वंश, नंद वंश। ठीक, नंद वंश का जो फाउंडर रहता है उसका नाम रहता है महापद्मनंद। क्या, महापद्म पद्म महापद्मनंद। ठीक, नंद डायनेस्टी का जो फाउंडर रहता है उसका नाम रहता है महापद्मनंद। यही क्या करता है, शिशुनाग डायनेस्टी का अंत करके क्या करता है, नंद वंश की स्थापना करता है। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो नंद वंश थे, नंद वंश के जो शासक बने थे ये शूद्र थे। कहा जाता है कि ये शूद्र जाति के थे। ये क्या थे, शूद्र, 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 ये शूद्र जाति के थे। जैसा कि हम सभी ऋग्वेद में पढ़ने को मिलता है कि उस समय कितने वर्ण थे, 4 वर्ण थे। कितने वर्ण थे, 4। ब्राह्मण, ठीक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, क्षत्रिय, वैश्य, वैश्य और शूद्र। क्या थे, 4 वर्ण हमें देखने को मिलते हैं। 1 2 3 4, हमें 4 वर्ण देखने को मिलते हैं। तो मगध पे शासन करने वाला पहला शूद्र वंश अगर कोई था तो वो कौन था, मगध पे शासन करने वाला पहला जो शूद्र वंश कोई था तो वो कौन था, नंद डायनेस्टी थी। मगध पे शासन करने वाला पहला कोई शूद्र वंश था, शूद्र डायनेस्टी थी। तो कौन थी, आप खुद जानते हैं कि वो कौन सी डायनेस्टी थी, ये थी हमारी नंद डायनेस्टी। अब नंद डायनेस्टी के बारे में आप थोड़ा याद रख लीजिए कि ये शूद्र थे। ठीक, तो उस समय हुआ क्या करता था कि राजपूतों का बहुत बोलबाला हुआ करता था। राजपूत जो थे शासक उनका बहुत बोलबाला हुआ करता था। सबसे प्रचंड शासक के रूप में उन्हें माना जाता था। तो जैसे ही ये शासक बनता है कौन, ये महापद्मनंद, सबसे पहले क्या करता है, जितने भी राजपूत शासक रहते हैं उनका सर्वनाश कर देता है। जितने भी राजपूत शासक रहते हैं उनका ये क्या कर देता है, बहुत बुरी तरीके से सर्वनाश कर देता है। इसलिए महापद्मनंद को सर्वछत्रांतक भी कहा जाता है। यानी कि इसने क्या उपाधि धारण की थी, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, सर्वछत्रांतक, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला सर्वछत्रांतक कहा जाता था किसे, महापद्म नंद को, महापद्म नंद को। सभी क्या करने, क्षत्रिय शासकों का नाश करने वाला कहलाता था महापद्मनंद। अब देखिए महापद्मनंद जैसे इसकी मृत्यु होती है, इसके बाद अगला जो शासक बनता है उसका नाम रहता है धनानंद। क्या रहता है, धनानंद। ठीक, धनानंद। ठीक, अब इस धनानंद के बारे में आप याद रखिएगा कि ये धनानंद जो था एक नंबर का नशेड़ी, गंजेड़ी या भंगेड़ी, इस तरीके का ये शासक था। नशेड़ी, भंगेड़ी, गंजेड़ी सभी तरीके का ये शासक था। वो कहते हैं ना कि जब किस्मत पहलवान तो सॉरी किस्मत मेहरबान तो गधा पहलवान, तो वो वाला शासक था ये। ठीक, क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम लोग बात करते हैं मगध की, ठीक, ये से बात करते हैं तो पहले थोड़ा ही इलाका में था। ठीक, हजक वंश में, फिर क्या नाम है, हजक वंश में फिर अजातशत्रु आता है, उसको थोड़ा और बढ़ाता है। उदयन आता है, थोड़ा और बढ़ाता है। फिर उसके बाद कालाशोक आता है, थोड़ा और विस्तार करता है। फिर उसके बाद महापद्मनंद आता है तो और थोड़ा विस्तार करता है। फिर उसके बाद ये आता है तो इसको क्या होता है, बहुत अच्छा चीज सब सेटअप किया हुआ मिला था, बस इसको चलाना था। जैसे नहीं होता है कि एक ऑफिस खोले थे, सबसे पहले छोटा था, वो पहले बहुत छोटा सा था, लेकिन 1-2 साल बाद उसकी बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया, तरक्की हो गई, तो बहुत बड़ा ऑफिस बन गया। तो इसी तरीके से इसको बहुत बड़ा साम्राज्य इसको भेंट में मिला था। इसको बहुत बड़ा साम्राज्य एक तरीके से क्या मिला था, दान
शासन में मिला था इसके पूर्वजों से। तो अब क्या हो रहा था कि हमेशा दारू पी के क्या नाम है अपने राजभवन में क्या कहते हैं ऑर्केस्ट्रा का नाच वगैरह ये सब दिखता रहता था, ये ऑर्केस्ट्रा का नाच वगैरह ये सब चीज दिखता रहता था। अब देखिए ये सब चीज बर्बाद करते हुए देखो कर रहा था। इसी के शासन काल में ही पश्चिम में एक आक्रमण होता है। देखिए जो मगध वाला इलाका देखेंगे आप, हमें मगध यहाँ देखने को मिलता है, ठीक, मगध यहाँ पे देखने को मिलता है, लेकिन इसके शासन काल में ये मगध पूरा यहाँ तक विस्तृत हो गया था, यहाँ तक पूरा विस्तृत हो गया था। और पश्चिम में ठीक एक जो विश्व विजेता, ठीक, जिसे कहा जाता है सिकंदर, ठीक, सिकंदर वो क्या करता है विश्व अभियान की मंशा लेके सभी देशों को जीतते हुए भारत की ओर बढ़ रहा था, ठीक, भारत की ओर बढ़ रहा था। कौन? सिकंदर, ठीक। इसके गुरु का नाम अरस्तु था, पिता का नाम इसके फिलिप था, जो मकदूनिया के शासक थे, ठीक। 326 की बात है। और उसी समय ये क्या कर रहा था, ये भारत की ओर पश्चिम की ओर बढ़ रहा था, पश्चिम की ओर ये बढ़ रहा था। अब होता क्या है कि वहां पे पश्चिम की ओर जब बढ़ता है तो वहां पे इसको जब पहला शासक जो मिलता है वो रहता है आम्भी, मतलब कि एक नंबर का नकारा शासक रहता है, ठीक। वो क्या करता है बिना युद्ध को लड़े, ठीक, बिना पढ़े लिखे, जैसे होता है ना कि बिना युद्ध को लड़े आत्मसमर्पण कर देना, किसी के पैरों पे गिर जाना, क्योंकि उसको पता चलता है कि सिकंदर आना भारत की ओर, और सिकंदर का खौफ था क्योंकि वो बहुत छोटी सी उम्र में पूरे विश्व को जीतने का अभियान लेके भारत की ओर बढ़ रहा था। भैया आम्भी गए, उसके पास क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिए, उसके पास आत्मसमर्पण कर दिए। और फिर होने क्या लगा कि ये जो आत्मसमर्पण करने के बाद ये क्या होने लगा, आगे बढ़ने लगा। तो एक और शासक मिलता है जो महान शासक कहा जाता है, जो डरपोक शासक नहीं है अम्बी की तरह, जो क्या है बहुत लड़ने वाला शासक था। जैसे कि हम लोग जैसे स्टूडेंट हैं जो लड़ते रहते हैं हमेशा, ठीक, अपनी स्टडी से, अपने समाज से, अपने परिवार के लोगों से, अपने आसपास के लोगों से, अपने पड़ोसियों से, उसी तरीके से वो भी क्या था, लड़ने वाला शासक था। तो वो क्या होता है, वो सिकंदर का नाम सुन के भयभीत नहीं होता है, वो क्या करता है उससे अच्छे तरीके से युद्ध लड़ता है। हालांकि युद्ध लड़ने के बाद वो हार जाता है, ठीक, युद्ध लड़ने के बाद हार जाता है, उसे सिकंदर के समीप लेके जाया जाता है, उसे सिकंदर के समीप लेके जाया जाता है, सिकंदर के समीप उसको लेके जाया जाता है। अब होता क्या है, जैसे सिकंदर के समीप लेके जाया जाता है, उसके घुटनों पे बैठा रहता है, सिकंदर पूछता है कि अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए, ठीक, सिकंदर उससे पूछता है कि अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए। तो सिकंदर पोरस बोलता है कि देखिए वो युद्ध कहा जाता है, उस युद्ध को कहा जाता है हाइडिस बीच का युद्ध कहा जाता है। झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था सिकंदर और पोरस के बीच, हाइडिस बीच का युद्ध कहा जाता है। सिकंदर और पोरस के बीच लड़ा गया था झेलम नदी के तट पे, ठीक, झेलम नदी के तट पे, याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब होता क्या है कि पूछता है पोरस से कि क्या किया जाए, तो पोरस कहता है कि वही किया जाए जो एक हारे हुए राजा के साथ किया जाता है, ठीक, वही किया जाए मेरे साथ जो एक हारे हुए शासक के साथ या राजा के साथ किया जाता है। ये सुन के सिकंदर बहुत प्रसन्न हो जाता है, उसकी वाइफ भी प्रसन्न हो जाती है, और उसकी वाइफ प्रसन्न हो जाती है तो सिकंदर का मूड खराब हो जाता है, अरे ये क्या हो रहा है। तो फिर ये होता क्या है कि वो तुरंत सिकंदर क्या करवाता है, चल चल राखी बांध। तो फिर क्या करवाता है सिकंदर क्या कराता है अपनी वाइफ से, ठीक, क्या करवाता है, पोरस के हाथों पे राखी बनवाता है, पोरस के हाथों पे राखी बनवाता है और उसको अपने साथ मिला लेता है, उसका राजपाट उसको सौंप देता है, ठीक, उसको राजपाट उसका सौंप देता है। अब वो पश्चिम से देखिए, यहाँ तक का खेल तो खत्म हो गया, यहाँ पे दो शासक मिले, एक नकारा कायर शासक, एक महान शासक जो क्या नाम वीर शासक के रूप में हम कह सकते हैं, ठीक। अब ये इधर यहाँ पे एक नदी बहती है, ठीक, चिनाब नदी, ठीक, चिनाब नदी को पार करने से उसकी सेना मना कर रही थी। अब देखिए हुआ क्या है कि एक तो पूरा विश्व जीतते हुए आ रहा है, एक तो उसकी सेना थकी हुई है, ठीक, और ऊपर से यहाँ की मैं थोड़ी सी पहले इसकी कहानी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक तक्षशिला विश्वविद्यालय था, ठीक, यहाँ के एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था कौटिल्य चाणक्य। अब होता क्या है कि उनको पता चलता है कि सिकंदर विश्व विजय के अभियान लेके, सिकंदर जो है विश्व विजय के अभियान लेके कहाँ की ओर बढ़ रहा है, भारत के पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। तो चाणक्य जानता था कि जो विदेशी लोग आएंगे वो भारतीयों का बहुत ज्यादा शोषण करेंगे। ये जो चाणक्य जो था, कौटिल्य चाणक्य, विष्णुगुप्त, ये जो इनको कई नामों से जाना जाता है, ठीक, तो ये जानता था कि यहाँ पे भारतीयों के साथ बहुत भेदभाव होगा, फिर भारतीयों का बहुत पीड़ा सहनी पड़ेगी। तो वो अपना पूरा संदेश वगैरह लेके कहाँ जाता है, इसके पास आता है, किसके पास, ये धनानंद के पास, धनानंद के पास आता है कि देखिए सिकंदर विश्व विजय के अभियान लिए हुए भारत के पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, तो आप कुछ करिए, इसको हराने का पहले रणनीति अपनाइए। तो अपने ऑर्केस्ट्रा वगैरह में मगन था, नाच पाच देखने में मगन था, अयासी में मगन था, तो उसका क्या करता है, उसका बेइज्जती करता है, उसका चोटी खोल के उसको भगा देता है, कहता है चोटी खोल के उसको भगा देता है। और अब होता क्या है कि चाणक्य जो है एक प्रण लेता है,
जो कौटिल्य चाणक्य जो थे, जो विष्णुगुप्त थे, वो प्रण लेता है कि अब हम क्या करेंगे, तुमसे बहुत अच्छे से बदला लेंगे, तुमसे क्या करेंगे, बहुत अच्छे से बदला लेंगे। वहां जाता है तो वो उसका एक प्रिय शिष्य रहता है जो तक्षशिला में, जिसको वो क्या नाम है, शिक्षा दीक्षा दे रहा रहता है तक्षशिला विश्वविद्यालय में, उसका नाम रहता है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य को वो तैयार करता है किसके लिए, राजा बनने के लिए। उससे पहले वो लोग क्या करते हैं, ये लोग देखते हैं पश्चिम में सिकंदर आक्रमण करने वाला है, तो सिकंदर को हराने की रणनीति सबसे पहले अपनाते हैं, फिर उसके बाद इसको धनानंद को देखने की रणनीति को देखते हैं कि पहले हम लोग किसको देखेंगे, पहले हम लोग निपटेंगे किससे, सिकंदर से, फिर उसके बाद हम क्या निपटेंगे, तुम्हारे धनानंद से निपटेंगे। तो पहले अपना जो अपमान हुआ रहता है चाणक्य का, वो चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं बताता है। क्यों नहीं बताता है, जानते हैं कि गुरु के, हमारे भारत में गुरु का दर्जा माता पिता से भी ऊपर का होता है। हमारे प्रथम गुरु भी माता पिता होते हैं, लेकिन हमारे गुरु का जो दर्जा होता है माता पिता से भी सर्वोपरि होता है। अगर चंद्रगुप्त मौर्य को पता चलता है कि धनानंद उनके गुरु की इतनी भयानक बेइज्जती किया है, तो वो क्या करता, वो जरूर किसी ना किसी शासक को, यहाँ पे जो धनानंद है उसको लुटा देता किसी भी तरीके से। तो सबसे पहले क्या करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य और ये जो चाणक्य दोनों मिलके सिकंदर की सेना में अफवाह फैला देते हैं कि जो भी ये क्या नाम है, भारत की धरती पे झेलम नदी, सॉरी, चेनाब नदी को पार करके जो भारत की धरती पे कदम रखेगा वो कई बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। और धीरे से चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है, सेना के उनके सेनापति वगैरह को मार के, उनका भेष बदल के उनके क्या नाम है, उनके जो है ग्रुप में घुस जाता है और वहां पे खाने होने में जहर और मिला देता है। कई लोग बीमार पड़ने लगते हैं, मरने पड़ने लगते हैं। ठीक, और फिर इस तरीके की अफवाह पूरी सेना में फैला देता है। और फिर ये भी अफवाह फैली जाती है कि जो है, ये जो है हमारा जो कलिंग जीता हुआ है, नंद मत्सव ने, नंद डायनेस्टी ने क्या है, कलिंग जीता हुआ है। कलिंग में ऊंचे ऊंचे हाथी मिलते हैं, तो हाथियों का भी भय था उनके पास। और ऊपर से ये जो अफवाह ये लोग फैला दिए थे कि ये क्या होंगे, अगर ये भारत की ओर बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, कई बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे और मर जाएंगे। उसी समय सोने पे सुहागा हो जाता है कि जो नदियों में, जानते हैं कि भारत की नदियों में जब बाढ़ आती है तो समुद्र भी फेल हो जाता है एक समय के लिए, कुछ समय के लिए। उसी समय क्या होती है, चेनाब नदी में बाढ़ भी आ जाती है बहुत भयानक तरीके से। अब वो होता क्या है कि सेना भी मना कर देती है कि अब हम क्या करेंगे, आगे क्यों नहीं बढ़ेंगे, कुछ भी हो जाए हम आगे क्यों नहीं बढ़ेंगे। तो अपना सिकंदर सब नहीं मानता है, ये बोलता है अरे ये सब बीमारी कुछ नहीं होता है, सब खाली अफवाह है, कुछ नहीं मानता है। तो सिकंदर, उसकी सेना भी नहीं मानती है कि हम तो जाने वाले नहीं हैं, आपको अकेले जाना है तो जाइए। तो सिकंदर अंत में बोलता है, मैं पूरे विश्व से नहीं हार पाया लेकिन मेरे खुद की सेना ने मुझे हरा दिया। ठीक, मैं पूरे विश्व से नहीं हार पाया लेकिन मेरे खुद की सेना ने मुझे हरा दिया। अब आप जानते हैं कि जैसे ही सिकंदर वो लौटने लगता है मकदूनिया की ओर, कहाँ पे, वही मकदूनिया का शासक रहता है ना, ठीक, तो वहां लौटने लगता है, उसके रास्ते में ही उसकी बेबीलोन में मृत्यु हो जाती है। अब अपना जो सेनापति छोड़ के गया रहता है उसका नाम रहता है सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर पूरी जांच पड़ताल वगैरह करता है, फिर पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं था, सब अफवाह वगैरह थी। फिर उसके बाद होता क्या है, ये सब, इसमें ये लोग सफल हो जाते हैं, कौटिल्य, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य। फिर उसके बाद चाणक्य को कौन बता, चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य को बताते हैं कि मेरे साथ ये हुआ है। तो ये लोग रणनीति बनाते हैं और रणनीति बना के यहाँ पे घुस जाते हैं, कहाँ पे, मगध पे। और मगध पे अय्याज शासक कौन बैठा रहता है, धनानंद। मगध पे जो अय्याज शासक बैठा रहता है वो धनानंद। जाते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य उसका सर्वनाश करते हैं और सर्वनाश करने के पश्चात क्या करते हैं, मौर्य वंश की स्थापना कर देते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ही क्या रहता है, मौर्य डायनेस्टी का ये जो रहता है फाउंडर रहता है। चंद्रगुप्त मौर्य को ही क्या कहा जाता है, मौर्य डायनेस्टी का फाउंडर कहा जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ तक की कहानी को हम लोग खत्म करते हैं आज। मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर जो हो जाता है तो लोग देखते नहीं है। मैं चाहूँ तो इसी लेक्चर में पूरा कंप्लीट करा दूं, लेकिन बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर हो जाता है तो लोग भी बोर होते हैं, देखते भी नहीं है, सोचते हैं कि, देखिए मालूम है हमारे लोगों की मानसिकता कैसी है, हम लोगों की मानसिकता कैसी है कि जहाँ पे लाइक्स व्यू आते हैं लोग उस वीडियोस को ज्यादा देखते हैं। वो नहीं देखते हैं कि कंटेंट कहाँ पे अच्छा है, क्वालिटी कहाँ पे अच्छी है। लोग कहाँ भागते हैं, भीड़ में भागते हैं, और वही सबसे बड़ी वो लोग गलती करते हैं। अगर आपको पढ़ना लिखना है, सही में कुछ बनना है, तो कंटेंट के ऊपर भागिए, भीड़ के पीछे मत भागिए। आपको जो कंटेंट अच्छा दे, जो क्वालिटी अच्छा दे, जो आपको अच्छा नॉलेज दे, आप वहां पे जाइए। आप भीड़ का हिस्सा बनेंगे तो जीवन भर भीड़ के हिस्सा बने रह जाएंगे। लोगों से अलग होना है तो कुछ अलग चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। बस मैं इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करने की घोषणा करता हूँ, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी थोड़ा फेस्टिवल वाला भी सीजन चल रहा है, फेस्टिवल वगैरह का भी सीजन चल रहा है, तो लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई से ज्यादा क्या कर रहे हैं, टाइम पास पे विश्वास कर रहे हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे कि मैंने आपको सही से कहानी बताई, देखिए कहानी को आप समझेंगे ना तो डाटा बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। जैसे कि मैं आपसे पूछ लूँ कि क्या नाम है,
आत्मसमर्पण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो आप कमेंट्स करके बताइएगा कि जब सिकंदर ने भारत के पश्चिम में आक्रमण किया तो किस शासक ने आत्मसमर्पण किया, ये बताइएगा। आप बताइएगा कि सिकंदर और पोरस के बीच लड़े गए युद्ध का क्या नाम था? तो ये भी आप बता सकते हैं। सिकंदर कहाँ का शासक था? ठीक, उसके गुरु का क्या नाम था? उसके पिता का नाम तो फिलिप था, गुरु का नाम एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु था। अब ये बताइएगा कि मगध डायनेस्टी पे शासन करने वाला प्रथम वंश कौन था? ठीक, फिर उसके बाद हमें ये आप बताइएगा कि ठीक है किसके शासनकाल में सिकंदर का आक्रमण हुआ था? तो कौन है? धनानंद के शासनकाल में सिकंदर का आक्रमण हुआ। किस राज्य शासक ने उदय क्या नाम है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी? अब इस तरीके से ये सब क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं अगर आपको नॉलेज पता होगी तब। ठीक, अगर आपको नॉलेज ही नहीं पता होगी, आपको ये भी बताना होगा कि ये सर्व छत्रांतक की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन आप लोग भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। मैं आपसे विदा लेता हूँ आज के लिए। अगर आपको थोड़ा सा भी लेक्चर अच्छा लगे तो अपना रिप्लाई जरूर दिया करिए। धन्यवाद।